हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, आरजीपीबी की जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित है। तो दोस्तों आरजीपी के स्टूडेंट के लिए, जो मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही है। तो दोस्तों आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप कम से कम एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न की तैयारी ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का प्रयास करें। आप दोस्तों मतलब जो एग्ज़ाम के दौरान आप नकल के ऊपर पूरी तरह से मतलब डिपेंड ना रहें। पहले आप वो क्वेश्चन कर लें जो आपको आसानी से बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से कर लेंगे तो आपके पासिंग मार्क्स नंबर आसानी से हो जाएंगे। फिर आप चाहें तो दूसरी डिवाइस अपने मित्रों का या जो भी आपको ऐसा लगता है कि इसमें हमको आंसर मिल जाएगा, तो उसका प्रयास आप लास्ट में करें। जितना हो सके सबसे पहले इजी क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाएं। न्यूमेरिकल पोर्शन के बाद दोस्तों उसमें भी आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं न्यूमेरिकल पोर्शन में। इसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इनको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊँगा, तो आप अपने जो भी है आपके पास डिवाइस है उसका यूज़ कर सकते हैं, गूगल का, और दूसरे जो ऐप हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, अपने दोस्तों का की भी मदद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैकेनिकल सिविल ब्रांच के विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यू बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको आसान भाषा में बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये सोम सब्जेक्ट के हैं, और ये सोम में दोस्तों आपको बताऊं सिंपल स्टेस स्टेन के हैं, और मॉस में भी जो विद्यार्थी सिविल के हैं उनके लिए भी ये उपयोगी वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं: स्ट्रेस, स्ट्रेन, पॉइजन रेशो और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दोस्तों आपको मालूम है ये इसका आंसर पहला होगा, स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को हम स्मॉल पी से भी इंडिकेट करते हैं, तो स्मॉल पी बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया कि स्ट्रेस है। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा है द स्ट्रेस एसआई यूनिट इज, मतलब स्ट्रेस की जो है, स्ट्रेस को हम प्रतिबल भी बोलते हैं, और प्रतिबल की यूनिट एसआई में क्या होगी। तो यहाँ दोस्तों न्यूटन लिखा है, सेकंड लिखा है, पास्कल लिखा है, और रेडियन लिखा है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि जो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को अगर हम एसआई यूनिट में नापेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया को अगर हम मीटर में नापते हैं तो मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पर दोस्तों यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखा है, तो पहला भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, और एरिया। अब हमको ये पास्कल जो लिखा है तो इस पे हमें लगता है कि ये आंसर सही होगा। और अगर आपको पास्कल बराबर मालूम हो कि एक पास्कल बराबर, तो ये होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पास्कल का मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा सी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम अब हम अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डिफॉर्मेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड। तो दोस्तों आपको मालूम है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो दोस्तों ये इसको हम इंडिकेट करते हैं, आपको पता है, स्मॉल ई से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये स्मॉल ई क्या होगा, स्ट्रेन, इसे हम विकृति भी बोलते हैं। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेन एसआई यूनिट। तो स्टेन की क्या यूनिट होगी दोस्तों, तो आप लोगों को मालूम है स्टेन की यूनिट नहीं होती है, ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि चेंज इन लेंथ, लेंथ भी ऊपर है और ओरिजिनल लेंथ, मतलब दोस्तों ये जो डेल एल अपॉन एल है, अगर इसकी हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे ऊपर नीचे तो ये कट जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी, नो यूनिट। तो दोस्तों ऐसे सिंपल क्वेश्चन पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों को ज़रूर आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्ट्रेन रो रोसेटिस आर यूज्ड।
तो दोस्तों इसमें हमको ये जो है ये क्वेश्चन ज़रूर ये थोड़ा नया है, तो इसके लिए दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इसका जो आंसर है। तो दोस्तों इसका आंसर है मेजरिंग लीनियर स्ट्रेन। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमको बुक में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू बेस्ड पे आ सकते हैं, तो इसको आपको देखना होगा। अब दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द चेंज इन लेंथ टेक्स प्लेस दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो दोस्तों अगर जो लंबाई में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो वो कहलाएगी आपकी लीनियर स्ट्रेन। यानी कि दोस्तों कोई बॉडी है आपकी और बॉडी में अगर कोई टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो ये क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, तो इसे हम लीनियर या लेटरल स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो ये स्ट्रेन क्या कहलाएगी आपकी लीनियर स्ट्रेन कहलाएगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखें तो ये है द चेंज इन डायमीटर एंड हाइट एंड थिकनेस टेक प्लेस दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो दोस्तों यहाँ अभी मैंने बताया कि यदि दोस्तों किसी बॉडी पे अगर लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, मतलब इस पे हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये लंबाई में क्या है, वृद्धि होगी। तो ये जो लंबाई में वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, इसका डायमीटर कम होगा, विड्थ कम होगी। तो ये जो सेकेंडरी स्ट्रेन है, प्राइमरी स्ट्रेन में क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा, सेकेंडरी स्ट्रेन में क्या होगा, डायमीटर कम होगा, विड्थ कम होगी या हाइट कम होगी। तो ये जो कहलाएगा लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेटरल स्ट्रेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द चेंज इन एंगल टेक्स प्लेस दैट स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो दोस्तों जिसमें एंगल चेंज होते हैं, जो शियर स्ट्रेन वाली बात है कि अगर कोई बॉडी है, अगर उसमें इस तरीके से फोर्स लगता है तो उसमें क्या है कि बॉडी अपना जो है शेप चेंज होने लगता है उसका। अगर ये इस तरीके से, तो ये इसमें ये इस तरीके से होगा, और यहाँ पे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो ये एंगल चेंज होगा। तो दोस्तों ये इसे बोलेंगे हम शियर स्ट्रेन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, चेंज इन द चेंज इन वॉल्यूम टेक प्लेस द स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसमें हमारा आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम ई भी से भी इंडिकेट करते हैं और डेल भी अपॉन भी। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो दोस्तों ये फार्मूले हमको याद होंगे तो हम काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ इज़ वैलिड अप टू। तो आप सभी को मालूम है हुक्स लॉ किस पे वैलिड रहता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्योंकि दोस्तों जो स्मॉल पी या इसको हम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब और विथ इन द इलास्टिक लिमिट। तो ये क्या है, जो स्ट्रेस या प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इलास्टिक लिमिट भी लिखा है, यील्ड पॉइंट भी लिखा है और फ्रैक्चर पॉइंट। तो आपको अगर हुक्स लॉ का आपको पता है तो आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, whenever material is loaded whenever the material is loaded force within elastic limit the normal stress is directly proportional। यानी कि दोस्तों जो अगर हमने कोई फोर्स बॉडी पे लगाया है तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी स्ट्रेन के। ठीक है, मतलब जो प्रतिबल है, यदि दोस्तों कोई भी जैसे हम किसी भी जैसे मान लो ये वायर है, इस पे हमने फोर्स लगा दिया W किलोग्राम का, तो ये जो इस हुक्स लॉ ने बताया है कि स्मॉल p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब प्रतिबल विकृति के डायरेक्टली समानुपाती होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये है द रेशो ऑफ लीनियर स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज नोन, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का है और लीनियर है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, तो ये कहलाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो दोस्तों आपको मालूम है, जैसे स्मॉल p को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ प्रतिबल को, तो प्रतिबल और स्ट्रेन में क्या है, जैसे ये प्रतिबल है, अगर इसको हमको एक कांस्टेंट की ज़रूरत है तो दोस्तों क्या होगा, कैपिटल E आ जाएगा, और ये कैपिटल E है तो
तो अब ये इसको अगर हम कैपिटल ई जो यंग्स मॉडुलस है स्मॉल पी अपॉन स्मॉल ई, तो स्मॉल पी क्या है, स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा और ये लीनियर स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होगी। तो दोस्तों ये यूनिट क्या होगी, जो स्ट्रेस की यूनिट थी वही दोस्तों इसकी होगी, क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी मैंने लिखा था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब यंग्स मॉडुलस की जो यूनिट होगी वही स्ट्रेस की कहलाएगी। तो हमने स्ट्रेस की निकाल ली थी, वो पास्कल में थी। यहाँ दोस्तों अगर पास्कल नहीं दिया हो, अगर ऐसा लिखा हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आप उस पर लगा दें, या एसआई की जगह पे केजीएफ में हो, एमकेएस में, तो किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द रेशो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज़ नोन एज। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस का, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस का है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सभी में दोस्तों। यहाँ दोस्तों क्या है, शियर आ गया, वहाँ पे लीनियर में यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, और ये एंगल चेंज की बात है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से सी या जी से भी इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों आपका ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये वाला आंसर हो गया। अब इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट क्या होगी दोस्तों, बिना सोचे समझे पास्कल हो जाएगी। जैसे कि तीनों जो कांस्टेंट हैं के, ई और सी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जी, या फिर सिंपल स्ट्रेस, इनकी यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अब ये रेशो ऑफ स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगी आपका बल्क मॉडुलस। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इसे के से इंडिकेट करते स्ट्रेस टू बल्क मॉडुलस। तो दोस्तों आपकी ये यूनिट हो जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन टेपरिंग सेक्शन। तो इसमें दोस्तों जो मैक्सिमम होगी वो होगी दोस्तों आपकी स्मॉलर एंड पे। अब दोस्तों हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बल्क मॉडुलस एसआई यूनिट में। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइल्ड स्टील। तो दोस्तों ये जो है आपका आंसर यहाँ पे दे रखा है, डी मतलब 210 10 की पावर 3 MPa में, एम मतलब मेगा, और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 6 M की वैल्यू होती है। तो अगर दोस्तों हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर MKS में दी हो 2 × 10 की पावर 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी MKS में है और ये SI में है, तो ये आप ध्यान रखें इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, लेटरल को हम सेकेंडरी स्ट्रेन बोलते हैं और लीनियर प्राइमरी। तो इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है दोस्तों, आपको मालूम हो, पॉइजन रेशो। हालांकि यहाँ पे मॉडुलस इलास्टिसिटी दे रखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, लेकिन ये m बराबर क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। जो सेकेंडरी स्ट्रेन को हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे मान लो कोई बॉडी है आपकी, और इस पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी के डायरेक्शन में जो भी परिवर्तन होगा वो लीनियर होगा, और जो इस डायरेक्शन में होगा तो उसके परपेंडिकुलर तो वो होगा लेटरल स्ट्रेन। मतलब अभी इस बॉडी ये गोल है तो इसमें डायमीटर में कमी आएगी खींचने पे, तो उसे हम बोलेंगे हम लेटरल स्ट्रेन। तो इन लेटरल अपॉन लीनियर बराबर होता है पॉइजन रेशो। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉइजन रेशो की वैल्यू रेशो इज SI यूनिट में। तो दोस्तों पॉइजन रेशो की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि दोनों का नो यूनिट होगी, क्योंकि जो लेटरल स्ट्रेन की यूनिट भी नहीं होती है, लेटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन कहलाता है पॉइजन रेशो, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी। अब हम ये देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो की।
तो मैक्सिमम दोस्तों पॉइंट हमेशा 1 से कम ही आएगी, तो ये 0.5 होती है। और अपने क्वेश्चन में 0.33 भी या जो भी वैल्यू दी रहती है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रबर इज लेस देन माइल्ड स्टील। तो ये ट्रू और फॉल्स है नहीं, बाकी ये ट्रू है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और रबर की कम होती है माइल्ड स्टील से, तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं रबर पॉइजन रेशो वैल्यू इज़। तो यहाँ पे रबर की पॉइजन वैल्यू दोस्तों ये होती है, तो रबर की दोस्तों पॉइजन रेशो वैल्यू होगी आपकी ये होगी दोस्तों 0.5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। अब दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं आइडियली पॉइजन रेशो की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आइडियली इसकी वैल्यू होगी आपकी 0 से 0.5 के बीच में। लेकिन दोस्तों अगर ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि जनरली पॉइजन रेशो वैल्यू, तो ये इसकी वैल्यू होती है -1 से 0.5। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशो द डिफॉर्मेशन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो VL अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये आपका क्या हो गया ये। अब लास्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, देख लेते हैं कि सेकेंड लास्ट है। विथ इन द इलास्टिक लिमिट शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। तो जैसे भी होक्स लॉ ने बताया है कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जैसे मैंने पूर्व में बताया। पॉइजन रेशो इज़ द रेशो ऑफ ट्रांसफर स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। तो ये क्या होगा आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो दोस्तों इसकी वैल्यू होगी जो आपकी ट्रू, यानी कि दोस्तों पहली हो जाएगी पॉइजन रेशो इज़ द रेशो ऑफ ट्रांसफ़र मतलब सेकेंडरी स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। तो ये पॉइजन रेशो है ट्रू, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पॉइजन रेशो की 1/m बराबर सेकेंडरी स्ट्रेन अपॉन प्राइमरी स्ट्रेन। तो ये दोनों का है, तो ये क्या कहलाता है पॉइजन रेशो, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब दोस्तों ये शियर मॉडुलस इज़ द रेशो ऑफ शियर स्ट्रेन टू शियर स्ट्रेस, तो ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो भी है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही अपनी कोई भी चीज़ आएगी यहाँ पे, तो यहाँ उल्टा कर रखा है, तो दोस्तों ये फॉल्स हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।